नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नलवंश के बारे में। जी हां साथियों, वो नलवंश जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई, लेकिन इनका साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक और राजनीतिक विस्तार जो है छत्तीसगढ़ की ओर यानी पश्चिम की ओर लगातार होता रहा और इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी अपनी सत्ता स्थापित की। हाँ, साम्राज्य के इस प्रसार में इनका संघर्ष जरूर वाकाटकों से हुआ और बड़ा घनघोर संघर्ष हुआ। पिछले वीडियो में हमने वाकाटक राजवंश का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने जाना था कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लेकर के वाकाटकों और नलों के बीच एक खासा संघर्ष हुआ था। छत्तीसगढ़ के इतिहास का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां पर हम प्राप्त प्रमाणों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, सिक्कों के आधार पर यह देखेंगे कि नलवंश का उड़ीसा में जिस राजवंश की उत्पत्ति हुई और बाद में छत्तीसगढ़ जिस राजवंश का प्रशासनिक केंद्र बना, इस वंश का छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की इस राजवंश की गतिविधि रही। खैर चलिए, जो भी है, छत्तीसगढ़ से कैसा संबंध रहा, छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने क्या कार्य किए। बहरहाल आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जाननी है इस वंश के संस्थापक के बारे में, इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, इस वंश के अंतिम शासक के बारे में, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक हैं। मैं तो कहता हूं पूरे राजाओं का नाम याद कर लीजिए। शिशुक, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मा, अर्थपति, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, वीरूपाक्ष, विलासतुंग के बाद आते हैं पृथ्वी व्याघ्र, फिर भीमसेन देव और फिर नरेंद्र थबल। कोई कठिन नहीं है, मुझे याद हो गया, आपको भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 रिपीटेशन में सबको याद हो जाता है। 6 बार दोहराइए कोई भी चीज, सब कुछ हो जाना है। चलिए, खैर क्रम तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्या होता है, शासकों के क्रम को बीच में से उठाकर कहीं से भी दे देता है या पूछ देता है भाई फला शासक किस राजवंश का है। छत्तीसगढ़ पीएससी है, किस करवट बैठेगा आप जान नहीं सकते। ठीक है, तो आपको कम से कम क्रम इनका याद होना चाहिए भाई साहब, क्रम याद करना जरूरी है। सन नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिशुक जिसने 290 से लेकर के 330 तक शासन किया, व्याघ्रराज जिसने 330 से लेकर 370 तक शासन किया, वृषभराज जिसने 370 से लेकर 400 तक शासन किया, वराहराज जिसने 400 से लेकर 435 तक शासन किया, भवदत्त वर्मा जिसने 435 से लेकर के 465 तक शासन किया, अर्थपति जिसने 465 से लेकर 480 तक शासन किया। इसके बाद आते हैं आपके स्कंदवर्मन जिसने 480 से 515 तक शासन किया। फिर आते हैं आपके स्तंभराज जिसने 515 से लेकर 550 तक शासन किया। फिर आते हैं आपके नंदराज जिसने 550 से लेकर 85 यानी 585 तक शासन किया। फिर इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज जिन्होंने 585 to 625 625 तक शासन किया। वीरूपाक्ष जिसने 625 से लेकर के 660 तक शासन किया। विलासतुंग जिसने 660 से लेकर के 700 तक शासन किया। पृथ्वी व्याघ्र जिसने 700 से लेकर के 740 तक शासन किया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इस राजवंश, हाँ जरूर पृथ्वी व्याघ्र के बाद और भीमसेन देव के बीच में कुछ शासक और हुए जिनका जो बिल्कुल अंधकार के युग में माने जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं रही, सो हम शून्य मानते हैं। नरेंद्र थवल की बात करें तो इनका जरूर 10वीं शताब्दी के आसपास के बीचों बीच में लगभग 960 के आसपास इनका शासनकाल का अंतिम दौर रहा, यानी इसको हम मान सकते हैं 10वीं शताब्दी, और इसको हम मान सकते हैं भाई साहब 3री शताब्दी। 3री शताब्दी मतलब इनके शासनकाल को अगर आप स्थापित करें तो 3rd to 10th AD ईस्वी सन
ईस्वी सन आप लिख सकते हैं, 3री से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य लिख सकते हैं। अब देखिए शिशुक जो कि इस वंश का, अच्छा एक चीज और महत्वपूर्ण है, अब इस वंश के कौन कौन महत्वपूर्ण शासक हुए, यद्यपि चलिए याद तो सब करना है, लेकिन अगर नहीं होता है तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, नहीं हो रहा, सीधी सी बात है ना। शिशुक संस्थापक याद करो, फिर याद कर लो शिशुक के बाद जो है शावक किसको कहते हैं, शिशुक शावक, शिशु बच्चा, शावक शेर का मतलब, फिर इसके बाद आया व्याघ्र यानी बाघ, बाघ का शावक क्या खाएगा, वो खाएगा वृषभ यानी बैल, फिर जब बैल पूरा खा जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो क्या खाएगा, सुअर, वराह, वराह, फिर वराह के बाद याद रखना कि आपका जो भवदत्त वर्मा है, ठीक है, भवदत्त वर्मा, अब याद रखिएगा वराह, वराह ने क्या किया था, जब पूरा अर्थ जो है पृथ्वी जब किसमें भवसागर में डूब गई थी तो वराह ने अपने दांत पे रख करके अर्थ को बाहर निकाला था, ठीक है। तो आपका ये जो पूरा का पूरा लिंक है यहां मेन तक तो बन गया। फिर इसके बाद आ गए स्कंदवर्मन, ठीक है, फिर इसके बाद स्तंभ, फिर स्तंभ में मतलब खंबा, खंबा में किसको बांध करके रखा आपने, नंदराज, नंदी बैल को बांध करके रखा, ठीक है। फिर इसके बाद पृथ्वीराज, ठीक है, ताकि वो बाहर ना भाग पाए, जो भी हो, नंद तक किसी तरीके याद हो गया यार, विरूपाक्ष, विलासतुंग, फिर पृथ्वी व्याघ्र, सब मिला करके लिख दो, भीमसेन, पृथ्वी व्याघ्र, इधर पृथ्वी दिया हुआ है, यहां पर पृथ्वीराज, यहां व्याघ्रराज, दोनों को मिला करके लिख दो, यहां खत्म हो जाएगा। फिर भीमसेन, नरेंद्र, थबल, कोई कठिन नहीं है भाई साहब, थोड़ा मोड़ा बीच में निमोनिक्स बनता है, इसके बाद नहीं बनता तो जाने दो, याद तो करना पड़ेगा, स्मरण शक्ति का टेस्ट यही होता है, याद रखना पड़ेगा, डिप्टी कलेक्टर बनना है, रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, आप इससे भी बचोगे, मेहनत से भी बचोगे, नहीं हो पाएगा। चलिए खैर, जितना हो सका हमने याद कर लिया। अब इसके बाद देखिए शिशुक, शिशुक हो गया इस वंश का संस्थापक। फिर व्याघ्रराज, तो व्याघ्रराज के बारे में याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि जब गुप्त वंशीय शासक, जैसे भारत का नेपोलियन कहा गया, B.A. स्मिथ ने कहा, किसे, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण अभियान के लिए चला तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया और उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र में इसी वृषभ राज को पराजित किया। भाई साहब किसने पराजित किया, समुद्रगुप्त ने, दंडकारण्य क्षेत्र में। इसके बाद नंबर आई वृषभ राज की, कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रहा। वराह राज इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है। फिर आए भाई साहब भवदत्त वर्मा। भवदत्त वर्मा के बाद अर्थपति। अब इधर के शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं है, स्कंद, स्तंभ, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, चाहो तो आप इनको मिटा सकते हो क्योंकि आगे चल करके कुछ नक्शा वक्शा भी बनाना है, तो मैं इधर से आपको बताऊंगा नक्शा बना करके, तो बातें उतनी समझ में आने वाली नहीं है बिना नक्शा के, ठीक है। अब देखिए भवदत्त वर्मा से शुरू होती है कहानी। ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो यहां कोरापुट का शासक कौन बना जी, भवदत्त वर्मा। अब भवदत्त वर्मा ने क्या किया कि इसके पश्चिम में देखें छत्तीसगढ़ के, तो यहां पर पड़ा आपका नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन का शासक कौन था, नरेंद्र सेन। अब कोरापुट से भवदत्त वर्मा, कौन भवदत्त वर्मा, ये वाला भवदत्त वर्मा अपना सेना लेकर के आया इधर, नरेंद्र सेन पर कर दिया धावा, नरेंद्र सेन को किया पराजित और भागने पर विवश। फलतः क्या हुआ, नरेंद्र सेन भागे किधर, जंगल की तरफ। भाई साहब ये देखो जंगल, घनघोर जंगल, यह इसमें भाग करके छुप गए और ये पूरा का पूरा शासन कोरापुट से लेकर इस प्रकार से पूरा का पूरा किसके अधीन हो गया, भवदत्त वर्मा के अधीन हो गया। लेकिन कहां रहने वाले थे नरेंद्र सेन अपने इस साम्राज्य को खोकर, हो गई नरेंद्र सेन की मृत्यु और उनका पुत्र बड़ा हुआ जिसका नाम था पृथ्वी सेन।
पृथ्वीसेन, नरेंद्र सेन का बेटा कौन था? पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन के पश्चात देखिए अब भवदत्त वर्मा का भी बेटा हुआ अर्थपति। अर्थपति को प्राप्त हुआ था एक बड़ा साम्राज्य अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में, और वहीं छीन लिया गया था नरेंद्र सेन का साम्राज्य, और पृथ्वीसेन जंगलों में बढ़ रहा था अपने पिता के हार का प्रतिशोध लेने के लिए। किससे? अर्थपति से। तो यहां पर हुआ क्या देखिए, पृथ्वीसेन जब बड़ा हुआ तो अर्थपति पर, अपने पिता के हार का प्रतिशोध लेने के लिए अर्थपति पर कर दिया आक्रमण, और अर्थपति को हरा करके भगा दिया अपने पिता के साम्राज्य से वापिस अपने पूर्व साम्राज्य की तरफ। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसको मिल गया? नरेंद्र सेन को। और यही नहीं, क्षमा चाहूंगा, पृथ्वीसेन को, और यही नहीं बल्कि पुष्करी तक, या ये कहें कि पूरा का पूरा बस्तर जो है वो किसने ले लिया? पृथ्वीसेन ने ले लिया अर्थपति से। और अर्थपति जो है वो 480 में अपना मुंह छिपाए 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 भागता रहा। भागते भागते मृत्यु हो गई, और उसका जो उत्तराधिकारी बना वो बना आपका अगला शासक स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन जिसने शासन किया 485 से 480 से 515 तक। अब देखिए आगे की कहानी। अब स्कंदवर्मन ने भाई साहब, जब पृथ्वीसेन की भी मृत्यु हो गई तो स्कंदवर्मन ने पुनः इस क्षेत्र में अपने बस्तर के पूर्वज क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, और पुष्करी जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, यानी वर्तमान भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम यानी प्राचीन पुष्करी पर अधिकार कर लिया, और पुष्करी का जीर्णोद्धार करवाया। किसने? पुष्करी को दोबारा बसाया। किसने? स्कंदवर्मन ने। अब देखा जाए तो वहीं पर है पोड़ागढ़, जहां पर विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाता है वो, और पोड़ागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें स्कंदवर्मन की। वहीं देखें तो अर्थपति की जानकारी हमको केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? केसरी बेड़ा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। भवदत्त वर्मा की जानकारी हमको रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है। मतलब भवदत्त वर्मा नरेंद्र सेन के बीच युद्ध की जानकारी रिद्धिपुर अभिलेख देता है। वहीं अर्थपति और पृथ्वीसेन के बीच की युद्ध की जानकारी हमको केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। पुष्करी को दोबारा बसाए जाने की जानकारी हमको स्कंदवर्मा के पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलती है। वहीं देखा जाए तो जो वराहराज हैं इनका शासक, इसकी जानकारी हमें कोंडागांव के एड़ेंगा नामक स्थान से मिलती है, क्योंकि वहां से इसके सिक्के वगैरह हमें मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये रहा इस वंश का पूरा छत्तीसगढ़ में शासन का। अच्छा, इस वंश का एक और महत्वपूर्ण शासक हुआ भाई साहब विलासतुंग। इसको कैसे भूल जाएं? हैं, दुनिया में सबको भूल जाएं, लेकिन नल वंश में विलासतुंग को कैसे भूल जाएं? कोई कारण ही नहीं बनता। सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश का है भाई साहब। देखते जाइए। देखिए इस व्यक्ति ने राजिम में, अब बहरहाल ये जानो कि राजिम है कहां। तो राजिम जो है छत्तीसगढ़ का, जिसे कहा गया प्रयाग, वह बसा है किस नदी के किनारे? जिस प्रकार प्रयाग बसा है 3 नदियों त्रिवेणी पर, 3 नदियों के संगम पर, ठीक उसी तरीके से राजिम भी बसा है 3 नदियों के संगम पर। आइए देखें कौन कौन सी हैं वो नदियां। पहली नदी है आपकी महानदी, जो निकलती है सिहावा से, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, बहती हुई कांकेर जाती है। कांकेर में आपका दुधवा नदी का भी पानी लेती है, और इसके पश्चात इस प्रकार से बहती हुई आती है, पुनः प्रवेश करती है धमतरी में, और धमतरी से ऊपर उठकर गरियाबंद और रायपुर के बीच सीमा बनाती हुई, रायपुर और महासमुंद के बीच सीमा बनाती हुई, बलौदा बाजार को बीचों बीच काटती हुई पूर्व की ओर मुड़ती है, और इस प्रकार से जाकर के आपका रायगढ़ से होकर के उड़ीसा में निकल जाती है। ठीक यहाँ पर देखिए 2 नदियां सोढूर और पैरी आकर के उससे मिलती हैं। कहाँ? रायपुर और गरियाबंद की सीमा में। अब मिली किस साइड? गरियाबंद की तरफ मिली। तो निश्चित तौर पे राजिम कहां हुआ? राजिम हुआ गरियाबंद में। अब देखिए
राजिम को बोला गया प्रयाग। यहां पर आपके विलासतुंग जी ने क्या बनवाया? एक विष्णु मंदिर जिसे कहा गया राजीव लोचन। कौन सा मंदिर कहा गया बेटा? राजीव लोचन। राजिम में है राजीव लोचन, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक बार टूट गया था। फिर इसके बाद कलचुरी वंशीय शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, कलचुरी वंशीय शासक पृथ्वीदेव द्वितीय, जिसने 1135 से लेकर 1165 के बीच लगभग इस आसपास में शासन किया, उसके सेनापति जगतपाल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। चावल की पीढ़ियों का प्रसाद भी यहां मिलता है, याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनका जो, अच्छा इसके बाद हुए भाई साहब, कुछ किताबें बोलती हैं भीमसेन देव इस वंश का अंतिम शासक है, कुछ किताबें बोलती है आपका नरेंद्र थवल इस वंश का अंतिम शासक है। लेकिन नरेंद्र थवल को ही आप लगाइएगा, नरेंद्र थवल को ही आप लगाइएगा और किसी को मत लगाइएगा, मैं बोल रहा हूं इसलिए। चलिए खैर, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, जो किताबें बोलती हैं वो बोलता हूं, ठीक है। चलिए, तो आप नरेंद्र थवल को लगाइएगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा नल वंश आपका कवर हो चुका है भाई साहब, ठीक है। और अगर कुछ बचा हो तो थोड़ा बहुत कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आपके लिए ले करके तो आते ही रहूंगा वीडियो सारा का सारा। तो ऐसा करते हैं अभी कि वीडियो करते हैं अंत, मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।